नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, एमबीबीएस एमडी डीएनबी और मैं सीनियर रेसिडेंट थी डॉक्टर आरएम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। प्रेजेंटली मैं डीएम हेपेटोलॉजी कर रही हूँ आईएलबीएस से। तो मैं कोरोना के ऊपर इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। कोरोना वायरस एक सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस है, जिसका कवर पे स्पाइक्स ऑफ अ ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसके कारण वो एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है। ये कोरोना वायरस है, क्राउन का मतलब ताज की तरह। ये जो इसके नुकीले स्पाइक्स हैं, इसके कारण इसका कोरोना नाम दिया गया। कोरोना वर्ड एक लैटिन वर्ड है, कोरोनम, जिसका मतलब होता है क्राउन। ये फैमिली को फर्दर डिवाइड किया गया है सब फैमिली में। अल्फा, बीटा, जनरा और डेल्टा और गामा, ये चारों जनरा हैं, जिसमें से कि बीटा कोरोना वायरिडी में कोविड-19 वायरस आता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है जानना? ये इसलिए जानना इम्पोर्टेंट है ताकि हम जीनोमिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान सकें। जीनोमिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? जीनोमिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। जैसे कि अल्फा बीटा का जो जीनोमिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो बैट्स और रोडेंट से लिया गया है, चमगादड़ और चूहों से लिया गया है। वाइल डेल्टा और गामा का जो जीनोमिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो एवियंस बर्ड से लिया गया है, चिड़ियों से लिया गया है। ऐसा स्टडी में देखा गया है कि इस कोरोना वायरस के पास एक इंटर स्पीसीज बैरियर जो होता है, मतलब एक जीव जंतु से दूसरे जीव जंतु में जाने की जो क्षमता होती है, वो इसके पास है। तो वो एक जानवर से दूसरे में आ सकता है और इस तरह से वो इंसानों में, मनुष्यों में इन्फेक्शन कर सकता है। इसकी ये भी क्षमता है कि ये एक बहुत ही लार्ज स्केल पे पैंडेमिक कर सकता है, जो कि एक सीरियस हेल्थ इशू का रूप ले सकता है, जो कि अभी इस वक्त पूरा विश्व फेस कर रहा है। ये कुछ स्पेकुलेशन है, मतलब कुछ अनुमान लगाए गए हैं कि ये इंसानों में, मनुष्यों में ये आया कैसे। एज सच तो वायरस का जो ओरिजिन है वो एनिमल से है, लेकिन ये मनुष्य तक पहुंचा कैसे? तो इसके दो अनुमान लगाए गए हैं। पहला ये है कि जो इसका ओरिजिनल जो मूल्य स्टेन था, उसमें म्यूटेशन हुआ, जिसके कारण जो नया रूप बना, वो मनुष्य को इन्फेक्शन कर सकता था। दूसरा ये है कि कुछ साइंटिस्ट, कुछ रिसर्चर चाइना के लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वो एक्सपेरिमेंट करते वक्त वो वहां से लीक हुआ और विश्व में फैल गया। तो ये दो स्पेकुलेशन है, संभावनाएं रखी गई हैं, लेकिन क्या कंफर्म है, ये अभी कोई अश्योरिटी नहीं है। हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं है जिससे हम बोल पाए कि ये है या ये है। तो ये दोनों अनुमान लगाए गए हैं। स्टडी की गई थी चाइना के जो कोरोना का इन्फेक्शन था उसके बेसिस पे। उसमें ये देखा गया था कि जो 2% तक पॉपुलेशन है वो हेल्दी कैरियर थे, वो बिल्कुल स्वस्थ कैरियर थे, और उन लोगों ने 10% कम से कम अक्यूट सीरियस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किया। ये वायरस बहुत ही खतरनाक है। इसकी मोर्टेलिटी रेट, मतलब मारने की जो क्षमता है, वो 30 से 30 to 35% है, 30 से 75% तक है। इसको हम, ये जो वायरस है, इसकी जो इन्फेक्शन करने की क्षमता है, इसको हम कम कर सकते हैं। एक तो हीट से, गर्मी से, दूसरा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो कि सूरज की किरणों में प्रेजेंट होता है। दूसरा, हम इसकी तीव्रता को और कैसे कम कर सकते हैं? लिक्विड सॉल्वेंट के से कम कर सकते हैं, जैसे कि ईथर है या शराब है, अल्कोहल है। कम से कम मिनिमम इसमें 60 से 75 होना चाहिए। आइडियली तो 75 इज गुड, और एज मिनिमम कम से कम 60% तक होना चाहिए अल्कोहल। दूसरा, जैसे कि क्लोरीन कंटेनिंग डिसइंफेक्टेंट होते हैं, जैसे कि परऑक्सी एसीटेट या फिर क्लोरोफॉर्म। क्लोरहेक्सिडिन का कोई रोल नहीं है इस वायरस के प्रति। क्लोरहेक्सिडिन इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि आप काफी सैनिटाइजर में देखेंगे कि इसका नाम मेंशन होता है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। बट आपको ये चीज देखना है कि अल्कोहल चाहिए आपको कम से कम 60% तक, जो कि वायरस को इनएक्टिवेट कर सके। ट्रांसमिशन, कैसे ये वायरस फैलता है? तो जैसा कि देखा गया था कि वुहान सिटी, अभी इस वक्त तक सभी को जानता है वुहान सिटी के बारे में, जो कि एक चाइना में एक सिटी है ये। वहां पे एक होलसेल मार्केट की दुकान, होलसेल एक मार्केट था, जिसका नाम था नूनान सी फूड होलसेल मार्केट। इस मार्केट से ही ये वायरस का एक्सपोजर बोला गया है कि वहां से शुरुआत हुआ, वहां से ये वायरस निकला। और उस मार्केट जो कि जहाँ पे चमगादड़, सांप और चूहे बिकते थे, और उसको लोग
खाते थे चाइना में, ऐसा है कि वहां पे लोग मनुष्य, ये लोग ऐसे जानवर को फ्राई करके खाया जाता है। उस मार्केट से ऐसा कहा गया है कि ये वायरस की शुरुआत हुई, और ये वायरस वहां से पहले मार्केट में आया, वहां से जो लोग आते थे शॉपिंग करने, वहां से बाकी लोगों में गया, उनके घरों में गया, और इस तरह से, और जो लोग वहां से बाकी चाइना में गए या विश्व के और दूसरे क्षेत्रों में गए, वहां पे ये फैला, और इस तरह से ये वायरस ने एक पैंडेमिक का रूप लिया। तो हमारे पास जो स्टडी की गई है उसमें ये एक इनफ डाटा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है इस एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कई बार बोला है, सोशल डिस्टेंसिंग का बार बार बोला गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सबको इनकी बात माननी चाहिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस कोरोना का प्रिवेंशन के लिए। तो कैसे ट्रांसमिशन होता है, कैसे ये फैलता है? तो अगर आप किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, उनके संक्रमण में आते हैं, उनके खांसी या छींकने से जो उनके फेफड़ों से जो निकलता है, ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं, उसके थ्रू आपको इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर कोई क्लोज स्पेस है और उसमें आप उनके साथ बैठे हुए हैं, तो एरोसोल्स होते हैं, ऑरोसोल्स होते हैं वो जो कि नीचे निकले थे, जो बैठ गए हैं और जिसमें आपका वायरस प्रेजेंट है, तो उसके अगर टच में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तो इस तरह से आपको कोरोना हो सकता है। सिम्टम क्या क्या आपको लक्षण दिखेंगे कोरोना में? जी, ये एक सीडीसी का चार्ट है जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर साइट पे पोस्ट किया हुआ है। जो भी मैंने डेटा इसमें मैं बता रही हूँ वो WHO के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, और सीडीसी गाइडलाइन और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के गाइडलाइन फर्दर जो 3-4 महीने के अंदर जो स्टडी की गई है उनके बेसिस पर है, ये उनके रिसर्च के बेसिस पर ये मेरा पूरा प्रेजेंटेशन है। तो जो कि मैं लक्षण की बात करूं तो एज पर द सीडीसी गाइडलाइन पेशेंट को बुखार हो सकता है, खांसी हो सकता है और सांस फूल सकता है। तो जो इसकी प्रतिक्रिया होती है ज्यादातर फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, फीवर और कफ के साथ। जो पेशेंट ओल्ड एज के होते हैं या जिनको क्रोनिक बीमारी होती है उनमें चेस्ट टाइटनेस और चेस्ट पेन हो सकता है। जनरली जो इसका एक टिपिकल जो सिम्टम होता है, बुखार से शुरू होता है, सूखी खांसी होती है और सांस फूलता है हफ्ते भर के बाद। इनमें से 20% पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। केवल 5%, लगभग 5% पेशेंट्स को रनिंग नोज, छींके और सोर थ्रोट, गले में खराश जैसे कॉम्प्लेन हो सकती है। 80% पेशेंट्स माइल्ड सिम्टम के साथ आते हैं। एक चाइना में एक स्टडी की गई थी जिसमें 72,314 केसेस लिया गया था, कंफर्म, सस्पेक्टेड और एसिम्टोमेटिक केसेस, और ये पब्लिश किया गया था 17 फरवरी को। और इस स्टडी का ये देखा गया था कि करीबन 80.9% इन्फेक्शन जो था वो माइल्ड था, उसकी तीव्रता काफी कम थी, और ऐसे जो पेशेंट्स थे वो घर पर ही ट्रीट किए जा सकते थे। बाकी जो 13.8% है उनमें से सिम्टम्स काफी ही गंभीर था, निमोनिया का रूप जो था वो काफी गंभीर था और सांस फूल रहा था पेशेंट को। 4.7% क्रिटिकल थे जिनको कि आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी फेलियर, सेप्टिक शॉक और मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसा चीज हो रखा था। उनके बाकी जो फेलियर हो रहे थे, एक एक करके शरीर का जो अंग था वो जवाब देने लगा था। एक और चीज देखा गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है इसकी सीवियरिटी भी बढ़ती जाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड है कि कौन है जिस जो रिस्क पर है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से नहीं मिले तो हाँ आप रिस्क पे नहीं होंगे। बेसिकली एसिम्टोमेटिक पेशेंट भी हो सकता है, वो जो को पता ना आपको लगे कि इसके अंदर कोई लक्षण नहीं है, बट उसको कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। तो अभी अभी का जो सिनारियो चल रहा है वर्ल्ड को में, उसमें कोरोना के लिए रिस्क के प्रति हर कोई है, एवरीवन इज एट द रिस्क। लेकिन कुछ हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जैसे कि डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, या फिर वो लोग जो कि कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आ रहे हैं, वो लोग ज्यादा रिस्क पर हैं। तो क्यों ये लोग ज्यादा रिस्क पर है? इसलिए क्योंकि अगर आप किसी भी बॉडी फ्लूइड जो होता है, जो शरीर से जो निकल रहा हो, चाहे वो लंग्स के रास्ते हो, चाहे वो ब्लड हो, वोमिट हो, चाहे वो बलगम हो, चाहे वो पेशाब हो, इन सबों के अगर आप कांटेक्ट में आते हैं, आप हाई रिस्क पे हैं। या फिर अगर आप पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं विदाउट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये आपको पहनकर ही किसी भी मरीज को एग्जामिन करना है, अगर आप इसके बिना कर रहे हैं तो आप हाई रिस्क पर हैं। या फिर
जो पेशेंट के जो ऐसे प्रोसीजर्स कर रहे हैं जिसमें कि सांस का आप कांटेक्ट में आ सकते हैं, जैसे कि वेंटिलेटर पे डालते हैं तो इंटुबेशन करते हैं, वैसा कुछ कर रहे हैं तो आप, या सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं पेशेंट के। पीपीई और मास्क, इसको पहनने और उतारने का गाइडलाइन होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे पब्लिश्ड है। उस गाइडलाइन को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप रैंडमली निकाल रहे हैं, तो वो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको उस पर गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। या फिर आप क्लोज कांटेक्ट में आए, कोई कंफर्म केस है उससे आप 3 फीट के अंदर कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो विदाउट प्रिकॉशन तो आप बहुत ही हाई रिस्क पर हैं। क्रोनोलॉजी ऑफ आउटब्रेक, क्रोनोलॉजी कैसे इस बीमारी की शुरुआत हुई है, इसका कैसे ये विश्व में कैसे ये रूप दिया, ये भी जानना बहुत जरूरी है। 31 दिसंबर 2019 को WHO चाइना कंट्री ऑफिस ने बताया कि उन्होंने इन्फॉर्म किया कि वुहान सिटी में एक निमोनिया आया है जिसका कारण हमें पता नहीं है, और वो एक तबाही मचा रखा है वुहान सिटी में। 7 जनवरी 2020 को ये इस नए कोरोना वायरस को आइसोलेट किया गया और आइडेंटिफाई किया गया कि ये वो कीटाणु है जिसने ऐसा महामारी मचा रखा है चाइना में। 31 जनवरी 2020 को वुहान सिटी से जो इंडिया में लौट के आए थे स्टूडेंट्स केरला, उन्होंने ये इंडिया में पहला केस उनके थ्रू रिपोर्ट किया गया, वहां से रिपोर्ट की गई, वंस दे केम बैक टू इंडिया। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोरोना वायरस को एज अ पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया और सभी देशों को ये आदेश दिया कि वो कोरोना केसेस को डिटेक्ट करें, उनको ट्रीट करें और उनको फैलने की क्षमता को कम करें। ये रिसर्च किया हुआ आर्टिकल है जो कि अलग जो हमारे मेडिकल आर्टिकल्स जर्नल्स होते हैं उनमें पब्लिश किया गया था, जो हमारे फेमस जर्नल हैं जैसे कि लैंसेट, जामा और NEJM, उनमें ये पब्लिश किया गया था। ये नंबर ऑफ केसेस लिए गए हैं एंड उनकी कितने लोगों को आईसीयू में भर्ती करनी पड़ी थी, कितना कार्डियक इंजरी था, कितना शॉक था, कितने को नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी थी, किनको इन्वेसिव वेंटिलेशन की जरूरत पड़ी थी, और क्या केस फर्टिलिटी रेट था, वो ये ग्राफ शो कर रहा है, चार्ट शो कर रहा है। सबसे ज्यादा केसेस लिया गया था NEJM के स्टडी में 1099, और जो लैंसेट में जो स्टडी पब्लिश की गई थी बाय यांग, उसमें 52 केसेस लिया गया था जिसमें ऑलमोस्ट 100% को आईसीयू में एडमिशन की जरूरत पड़ी थी, और 62 केसेस में केस फर्टिलिटी देखा गया था, मतलब ये जगह वो लोग हार गए थे 62 केसेस। किनको आपको स्क्रीन करना है, स्क्रीनिंग आपको किसको करना है, किसको आपको टेस्ट करना है, बेसिकली उनको करना है जिनमें बुखार हो, उनमें करना है जिन्होंने विदेश में ट्रैवल किया हो, विदेश से वापस भारत लौट के आए हो 28 दिन के अंदर, या फिर वो लोग जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हों, या जो वो एरिया से आए हों जहां पे ढेर सारे कोरोना पॉजिटिव के केसेस डिटेक्ट किए गए हैं, या फिर जहां पे लार्ज स्तर पे जहां पे पब्लिक गैदरिंग हुई हो वहां पे आए हो, इंडिया में पार्टिसिपेशन, या फिर अगर आपने भाग लिया हो, या वैसे तबलीगी जमात लोगों के कांटेक्ट में आए हो 1 महीने के अंदर, तो आपको स्क्रीनिंग कराना होगा। सभी हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको स्क्रीनिंग कराना है। अगर आपको सस्पेक्टेड है, मतलब अगर आपको फीवर आ रहा है, सोच थ्रोट हो रहा है, वीकनेस लग रहा है, तो आपको सॉरी तो आपको करना है। एंड स्क्रीन फॉर सारी सैंपल कलेक्शन। तो ये सैंपल कलेक्शन कहाँ से करना है, कैसे करना है और कितना टाइम लगेगा सैंपल कलेक्शन में और रिजल्ट आने में, ये एक फ्लो चार्ट है जो कि बता रहा है कि लगभग 10 घंटे लग सकते हैं सैंपल कलेक्शन से रिजल्ट आने तक का। सैंपल कलेक्शन आपको बायोसेफ्टी कैबिनेट के थ्रू करना है। पर उसके बाद जो स्टेप होता है वो RNA एक्सट्रैक्शन होता है। सेकंड जो होता है, नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग करते हैं PCR के थ्रू। उसके बाद कंफर्मेशन PCR करते हैं एंड देन इंटरप्रिटेशन और ट्रबल शूटिंग। उसके बाद आप रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। PCR मशीन है जिसमें हम ये करेंगे, जो टेस्ट का नाम होता है वो पूरा नाम उसका है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मींस RT-PCR।
जैसा मैंने बताया 10 घंटे तक ले सकता है। इसमें क्या क्या जीन हम टारगेट कर रहे हैं, इसमें हम ओपन रीडिंग फ्रेम, एनवेलप, न्यूकैप्सिड एंड आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जीन, ये वायरस के जीन है जिन पे हम टारगेट करके डिटेक्ट करेंगे वायरस को। सैंपल साइट, कहाँ से आप सैंपल ले सकते हैं, तो आप अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सैंपल ले सकते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक सैंपल ले सकते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सैंपल का मतलब है कि आपने जो थ्रोट होती है, गला होता है, वहां से आप नेजोफेरिंजियल स्वैब लेना है। इसके लिए हम सिंथेटिक फाइबर डैक्रॉन स्वैब, जिसकी की प्लास्टिक की डंडी होती है, उसको यूज करेंगे। और इस फोटो में बताया गया है कि कैसे स्वैब को प्लेस करके कैसे सैंपल लेना है। ये साइट्स है जहां से आप सैंपल कलेक्ट करेंगे। दूसरा होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, आप ले सकते हैं जैसे कि बलगम हुआ, या फिर बाल है, या ट्रैकियल एस्पिरेट है। सैंपल कलेक्शन के बाद ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रांसपोर्टेशन को मेंटेन करना है आपको 4 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब सैंपल कलेक्शन से जहां पे हॉस्पिटल तक ले जाने में, जहां पे इसकी टेस्ट होगी, वहां पर आपको ट्रांसपोर्टेशन का टाइम, ट्रांसपोर्टेशन का टेम्परेचर 4 डिग्री टेम्परेचर रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, जिसमें कि ये समझाया जा रहा है कि कैसे सैंपल कलेक्शन से कैसे ट्रांसपोर्टेशन तक करना है, कैसे स्टोरेज करना है, कैसे हैंडल करना है। पहले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर ने सैंपल कलेक्ट किया है पीपीई पहनने के बाद। उसके बाद उसके नेक को पैराफिन से सील कर रखा है। उसके बाद उसको डाला है एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल में। इस प्राइमरी कंटेनर को सेकेंडरी कंटेनर में डाला है, मतलब जो पहला है उसको दूसरे कंटेनर में डाला है, और इन दोनों को एक साथ जिप लॉक पाउच में डाला है। इस जिप लॉक पाउच को आपने थर्माकोल बॉक्स में डाला है, इस थर्माकोल बॉक्स को आपने हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स में डाला है, और इसके साथ आप स्पेसिमेन रेफरल फॉर्म लिखें भेजेंगे, जिसमें कि सेंटर का एड्रेस होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, डेस्टिनेशन होगा, और सैंपल क्या है वो होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जो कि सैंपल कलेक्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था, ट्रांसपोर्ट करना है, उसको पहुंचाना है अस्पताल में एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी आप पहुंचा सकते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इंटरप्रिटेशन मतलब रिजल्ट क्या होगा, जो परिणाम क्या होगा टेस्ट का, तो प्रोबेबल केस हो सकता है, कंफर्म केस हो सकता है। कंफर्म मतलब पुष्टिकरण केस होगा, मतलब अगर कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव आया है, भले उस पेशेंट को सिम्टम था या ना था, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आया है। प्रोबेबल केस का मतलब होता है कि रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आंसर क्लियरली नहीं दे पा रहा है, प्लस माइनस है, तो हम उसे प्रोबेबल केस बोलेंगे। और कंफर्म केस जिसमें कि रिजल्ट पॉजिटिव आया है। तो करंट टेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या है, जो पेशेंट्स जिनको कि एसिम्प्टोमेटिक डायरेक्ट या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट पे आए हैं कंफर्म केस से, जो कि कंफर्म केस से कॉन्टैक्ट में पेशेंट आए हुए हैं, उन लोगों को आपको 5 से 14 दिन के अंदर उनकी टेस्टिंग करनी है। वो केस कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं जो कि एक साथ एक ही घर में रह रहे हो पॉजिटिव केस के साथ, या हेल्थ केयर वर्कर हो सकते हैं जिन्होंने सैंपल लिया हो विदाउट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ऐसे लोग हाई रिस्क पर हैं कि इनको कोरोना हो सकता है, तो इनको आपको 5 से 14 दिन में इनकी टेस्टिंग करनी है कोरोना के लिए। तो क्लोज कॉन्टैक्ट का क्या मतलब होता है, क्लोज कॉन्टैक्ट कौन होते हैं, वो क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं जो कि एक ही साथ एक घर में रह रहे हैं कोरोना पॉजिटिव केस के साथ, या फिर आप उनसे हाथ मिला रहे हैं, सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर, और आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं पहना हुआ है, या फेस टू फेस कॉन्टैक्ट किए हैं 2 मीटर की दूरी डिस्टेंस के अंतराल और 15 मिनट से ज्यादा, तो आप भी हाई रिस्क पर हैं। तो किसको आइसोलेट करना है, कंफर्म केस को, सस्पेक्टेड केस को, हेल्थ केयर वर्कर जिनमें सिम्टम्स बुखार और सांस की शिकायत बन रही हो, उनमें आपको ऐसे पेशेंट्स को आपको आइसोलेट करना है। आइसोलेट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जिनमें कोई लक्षण ना आए हो उनको आप क्वारंटाइन कर सकते हैं घर पे अंडर द स्ट्रिक्ट सर्विलेंस, या तो फिर उनको सस्पेक्टेड केसेस को वेल वेंटिलेटेड रूम में, सेपरेट रूम में रखिए। जो सिम्टोमेटिक और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है उनको आपको हॉस्पिटलाइज करना है, घर पे नहीं रखना है अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है और साथ में सिम्टम्स हैं। आइसोलेशन वार्ड में, आइसोलेशन रूम में हॉस्पिटलाइज करना है। तो क्वारंटाइन और आइसोलेशन क्या है, आइसोलेशन का मतलब होता है वो लोग जो कि बीमार हैं,
इधर सस्पेक्टेड थे या कंफर्म थे कोविड-19 के लिए और बीमार हैं, उनको आप आइसोलेशन में रखेंगे। क्वारंटाइन वो लोग जो कि अभी बीमार तो नहीं है और कोरोना का रिजल्ट में भी अभी पॉजिटिव प्लस माइनस आया है, लेकिन वो उनका एक्सपोजर था कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के साथ। टोटल ड्यूरेशन 14 दिन का क्वारंटाइन या आइसोलेशन में आपको रखना है एक्सपोजर के बाद। ट्रीटमेंट और प्रोफाइलैक्सिस, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर कोरोना हो गया तो ट्रीट कैसे करें, या फिर कोरोना ना हो उसके लिए कोई टीका है क्या, क्या हमें कोई टीका दे दिया जाए या हम कोई दवाई ऐसी खा लें कि हमें कोरोना ना हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सबके ही ये मन में ये क्वेश्चन रेज हो रहा है। तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो अगला स्लाइड में लाने जा रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ट्रीटमेंट और प्रोफाइलैक्सिस के बारे में बताने के लिए। तो एज सच हमारे पास कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी वैक्सीन प्रोफाइलैक्सिस के लिए अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास ना तो कोई उसका ट्रीटमेंट है ना तो कोई प्रोफाइलैक्सिस है। एक ही चीज है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही बेटर है ट्रीटमेंट से। तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग ही करना है, एकमात्र यही रास्ता है जिससे आप इसके फैलने को रोक सकते हैं। ये ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, अभी तक तो हर कोई जान लिया होगा इसके बारे में, हर किसी ने नाम सुन लिया। इस ड्रग ने वैसे ही बहुत ज्यादा कोरोना के कारण बहुत फेमस हो गया है ये ड्रग, और हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने इस ड्रग को काफी टर्म्स में हमारे बाकी विदेशी दोस्तों को पहुंचाया है, हेल्प किया है। तो ये ड्रग है क्या, और ऐसा इसका क्या कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और हम इसको खा लिए तो क्या हम सेफ हैं, या अगर हमें हो गया तो हम इसको लेंगे तो हमें कितना है। बेसिकली द इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है कि कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, लेकिन फिर इस ड्रग का क्या क्यों फेमस हुआ, क्योंकि कुछ स्टडी में देखा गया था कि कुछ रोल है। कुछ रोल मतलब कहीं ट्रीटमेंट में सक्सेसफुल 5-10% में देखा गया है। तो जो भी देखा गया है कहीं सक्सेसफुली ट्रीटमेंट हुआ है, इसलिए हम इसको दे रहे हैं। अदरवाइज एविडेंस बेस्ड स्टडी हम करते हैं इंडिया में। हमें एक जो भी हम किसी ड्रग को अगर हम अप्रूवल देते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के लिए दिस इज द ड्रग फॉर द चॉइस और दिस इज ये ड्रग है ट्रीटमेंट का, तो हम उसका पूरा स्टडी करते हैं, देखते हैं कितना पेशेंट्स को लिए कितना ठीक हुआ, वो सब करते हैं। ये सब ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिला है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लिए, बस ये है कि हाँ अगर कुछ रोल है तो देना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कैसे डोजिंग करनी है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को हेल्थ केयर वर्कर, मेडिकल स्टाफ वर्कर, डॉक्टर, नर्सेज, इनको ऐसे लोग जो कि हाई रिस्क पर हैं, उनको पहले दिन 400 mg दिन में 2 बार लेना है और हर हफ्ते 400 mg की टैबलेट लेनी है 7 हफ्ते तक। वाइल जो एसिम्टोमेटिक हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, मतलब कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के जो संपर्क में जो लोग आए हैं, उनको पहले दिन 400 mg बीडी लेना है, मतलब 400 mg की टैबलेट 2 बार लेना है और 400 mg उसके बाद हर हफ्ते 3 हफ्ते के लिए लेना है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कंफर्म केस का। तो ट्रीटमेंट के लिए हमने ये जो चार्ट है ये सीडीसी, अगेन सीडीसी गाइडलाइन पे, सीडीसी पे साइट पे अवेलेबल है। फर्दर ये एम्स न्यू दिल्ली इज फॉलोइंग, डब्ल्यू मतलब हमारे इंडिया में ये आईसीएमआर में भी ये इसको अप्रूवल दिया हुआ है। तो ट्रीटमेंट कैसे करना है। ट्रीटमेंट के लिए हमने जो ट्रीटमेंट है कोविड-19 का, हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें पेशेंट को बुखार होगा, रनिंग नोज होगा, खांसी होगी, लेकिन लंग्स इनफिल्ट्रेट नहीं होगा, बलगम नहीं प्रोड्यूस हो रहा होगा और पेशेंट कोरोना पॉजिटिव होगा पीसीआर टेस्ट में। इनको हमें क्लोरोक्विन एंड ओसेल्टामाविर का टैबलेट देना है 5 दिन के लिए। बाकी जो कोरोना पॉजिटिव निमोनिया पेशेंट हैं, जिनमें लंग का इन्वॉल्वमेंट है, फेफड़ों का इन्वॉल्वमेंट है, उनमें इस कॉकटेल ऑफ मेडिसिन को देना है, जैसे कि क्लोरोक्विन, डायरोनाविर, एज़ाटानाविर, ओसेल्टामाविर एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये ड्रग्स को आपको देना है 2 हफ्ते तक। तो कुछ ये इंफॉर्मेशन, ये चार्ट बताएगा कि जो हम ड्रग्स यूज कर रहे हैं उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। हमें जानना भी जरूरी है कि जो हम ड्रग्स दे रहे हैं उसका वो है क्या। तो क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये एंटी मलेरिया ड्रग है। मलेरिया जो कि इंडिया में काफी कॉमन बीमारी है और ये इसी कारण ये दवाइयां हमारे इंडिया में अच्छे बल्क में प्रेजेंट है। तो क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंटी मलेरिया ड्रग है
और हर ड्रग, जो हर दवाई होती है, उसका इफेक्ट के साथ साइड इफेक्ट भी होता है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसका साइड इफेक्ट होता है दिल की धड़कनों पे, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करता है, धड़कनों में ये डिस्टर्बेंस लाता है। लोपिनावीर और रिटोनावीर ये एचआईवी की दवाइयां हैं, एचआईवी प्रोटीज इनहिबिटर है। बेसिकली कोरोना जो वायरस है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पॉजिटिव वायरस है, और एचआईवी जो वायरस होता है इसके पास 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव आरएनए वायरस होता है, तो समवॉट इसका स्ट्रक्चर कोरोना से रिलेटेड है। इस ड्रग का भी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्यूटी प्रोलॉन्गेशन है, एंड हिपैटिक लिवर को खराब करता है। रेमडेसिविर न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन ये भी करता है। टोसिलिजुमैब इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जो कि अगेन लिवर के लिए घातक है, हमारे जीआई सिस्टम को भी खराब करता है। लास्ट वाला जो है कोविड-19 कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा, इसके ऊपर काफी रिसर्च हो रही है और इसके ऊपर काफी गाइडलाइंस आ रही हैं। ये हमें एक प्रॉमिसिंग इफेक्ट दिख रहा है, हमें लग रहा है इससे हमें थोड़ी उम्मीद दिख रही है पॉजिटिव। आने वाले समय में चल पाएगा कि कितना पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके ऊपर हमें इंडिया में खुद अ, हमारे जो प्रसिद्ध मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। ये एक प्लाज्मा एक्सचेंज होता है, वो पेशेंट्स जो कि कोरोना पॉजिटिव है उनके अंदर एंटीबॉडी होती है, उनके प्लाज्मा को निकाल के हम प्लाज्मा एक्सचेंज करेंगे। प्लाज्मा मतलब एक खून का एक ये पार्ट होता है, ठीक है। इसको भी ध्यान से करना है, नहीं अगर कॉम्प्लिकेशन हुआ तो इससे एनाफाइलैक्सिस या फिर सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस हो सकती है। तो बेसिकली ये रहा कि जो ट्रीटमेंट होगा ये आपको सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, ये सब कुछ आपको डॉक्टर्स के गाइडेंस में करना है, डॉक्टर से डिस्कस करना है, डॉक्टर से बात करना है, डॉक्टर्स के एडवाइस पे ही आपको दवाइयां लेनी है, खुद से नहीं लेनी है, क्योंकि ये आपके हार्ट के लिए, लिवर के लिए और भी दूसरी चीजों के लिए बहुत घातक है। और अगर आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं तो इन ड्रग्स का ड्रग ड्रग इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए ये ड्रग्स खुद से सेल्फ मेडिकेट कृपया करके ना करें। ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, ऑक्सीजन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कोरोना पेशेंट्स के लिए, तो ऑक्सीजन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ऑक्सीजन आप जो भी पेशेंट जिनकी भी कंडीशन खराब होगी उनको आपको ऑक्सीजन देना है। 92% अगर पल्स ऑक्सीमेट्री में सैचुरेशन आता है SpO2 तो आपको ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन करना है। टारगेट आपको 100% तक नहीं रीच करना है, 96% आपको टारगेट रखना है ऑक्सीजन का। ये ग्राफ है लंग का वॉल्यूम और प्रेशर बताता हुआ, इसमें एक पीप रखना है, पॉजिटिव पीप रखना है। व्हाट इज पीप? पीप है क्या? पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर है। मतलब पी को अगर हम सिंपल तरीके से समझे तो जैसे बलून होता है, अगर हम सोचे कि हमारा फेफड़ा बलून है, जो उसमें एल्वेलाई है वो एक बलून है, तो अगर हम बलून में हवा डालते हैं तो जब वो बिल्कुल पिचका हुआ होता है तो उसको स्टार्टिंग में बहुत हमें एनर्जी लगती है, लेकिन जब वो एक बार फूल जाता है तो उसके बाद जो एनर्जी उसको फर्दर इंक्रीज करने के लिए चाहिए वो कम लगती है। उसी प्रकार से जो फेफड़ा है, अगर हम उसमें थोड़ा सा उसको फैला के रखें तो उसको आगे फैलने और फिर फैलने कम होने में कम एनर्जी लगेगा, रेदर देन कि वो एकदम हवा दे बाहर निकाल के एकदम बंद हो जाए, कोलैप्स कर जाए और फिर से उसको निकाला जाए, तो उसमें पेशेंट को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए लंग्स की एनर्जी को कम करने के लिए, उसकी डिमांड को कम करने के लिए पॉजिटिव पीप रखना लाभदायक है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट में। टाइडल वॉल्यूम, जो वॉल्यूम कितना एक्सचेंज होगा दैट शुड बी लो, वो लेस रखना है, 4 से 8 ml पर केजी बॉडी वेट तक रखना है। प्लेट्यू प्रेशर, आपको प्लेट्यू प्रेशर मिनिमाइज FiO2 करके हुए रखना है, प्लेट्यू प्रेशर लेस देन 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक रखना है। प्लेट्यू प्रेशर और FiO2 का रिलेशन होता है कि कितने पे कितना कितना आपको FiO2 चाहिए तो कितना पीप रखेंगे। ये अप टू डेट से लिया हुआ चार्ट है, ये आईसीयू में आपको अवेलेबल होता है, ये आईसीयू में रखा जाता है पेशेंट्स के लिए कि कितने पीप को आपको चाहिए तो कितना आपको FiO2 मिलेगा। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का क्या रोल है? आपको बोलस, आपको शॉट्स देने हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग के रेदर देन कंटिन्यूस इन्फ्यूजन। नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या रोल है? नाइट्रिक ऑक्साइड का एज सच कोई रोल नहीं है, जब तक आप दे रहे हैं तब तक पेशेंट बेटर फील करेगा, लेकिन जैसे आप बंद किए नहीं होगा, लंग्स के लिए कोई लाभदायक नहीं है। तो एज सच हमारी जो मेडिकल फैटिलिटी है, जो हमारी मेडिकल इंस्टीट्यूट है, हमारी जो गवर्निंग बॉडी है मेडिसिन की, दे आर अगेंस्ट यूज ऑफ अ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इक्मो, इक्मो क्या होता है?
रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि आपका हार्ट और लंग काम करना बंद कर चुका है। ऐसे पेशेंट को हम इक्मो की मशीन पे रखते हैं। इक्मो की मशीन जो होती है वो 3 तरह की होती है। तो आपको वीनोवीनस इक्मो की मशीन पे रखना है ऐसे मरीजों को जो रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सिया में लैंड अप कर जाए। प्रोन पोजीशन का क्या रोल है? ये इरेक्ट पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन है। इसमें आपका फेफड़ा कुछ इस प्रकार का है, लेकिन जब आप प्रोन करते हैं पेशेंट को, मतलब उल्टा लेटाते हैं, तो आपका फेफड़ा कुछ इस तरह का हो जाता है। मतलब फेफड़ा जो होता है उसकी वेंटिलेशन परफ्यूजन जो मैचिंग होगी वो इम्प्रूव कर जाती है। तो प्रोन पोजीशन का बेनिफिशियल रोल है, लेकिन ये एक एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही करना है। अगर इस पेशेंट को अगर आप प्रोन पोजीशन पे करना चाहेंगे तो कम से कम आपको 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पेशेंट इंटूबेटेड पे है, मशीन पे है, तो इसकी ट्यूबिंग व्यूबिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है कि निकले ना। तो ये अगर पेशेंट वेंटिलेटर पर है, इंटूबेटेड है, तो क्या पैरामीटर्स रखने हैं ये चीज बता रहा है। टाइडल वॉल्यूम जैसा कि मैंने बताया लो रखना है, 5 से 8 ml पर केजी बॉडी वेट। पीप आपको हाई रखना है, 8 सेंटीमीटर वाटर तक रखना है आपको। इनोवेटिव आइडिया, अपने आप को आप कैसे बचा सकते हैं इंटुबेशन के टाइम, कैसे क्या करें कि सिक्रीशन आपके कांटेक्ट में ना आए। तो आप जो भी आपको इनोवेटिव आइडिया हो आप वो यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देखें, इस डॉक्टर ने इंटुबेशन के टाइम एक स्क्रीन का बैरियर लगा रखा है, तो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। अगर ऐसा आपके पास कोई और इनोवेटिव आइडिया तो बिल्कुल यूज करें। अपने आप को जितना सिक्रेशन से दूर रख सकते हैं उतना ही बेटर है। हेलमेट मास्क और ट्रेडिशनल मास्क में क्या रोल है? हेलमेट मास्क, ये हेलमेट मास्क का फोटो है। हेलमेट मास्क जो होता है ये आपको पूरी कवर करे, राइट। इसके बाद ये पोर्ट है जो कि ऑक्सीजन पोर्ट से कनेक्ट होगी। दूसरे एक और पोर्ट होती है जिससे आप रायल्स ट्यूब डाल सकते हैं। ये हेलमेट मास्क का एक ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि एक तो पहला ये कॉस्टली है, अराउंड इसका कॉस्ट 15,000 तक का होगा। दूसरा ये जो इसका प्लास्टिक वाला जो पार्ट है ये कभी भी पंचर हो सकता है। तो अगर आप सैम्पलिंग कर रहे हैं ऐसे पेशेंट के पास जाकर तो बिल्कुल इसका ध्यान रखना है कि ये पंचर ना हो। अदरवाइज इट्स अ गुड आइडिया टू यूज हेलमेट मास्क। तो हाई फ्लो नेजल कैनुला और नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में क्या बेटर है? इसमें हाई फ्लो नेजल कैनुला इज बेटर। और नेजल प्रोंग और के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो अगेन हाई फ्लो नेजल कैनुला इज अ बेटर देन द कन्वेंशनल नेजल कैनुला। ये एआरडीएस का एक चार्ट है जो कि हैरिसन जो मेडिसिन की बुक होती है उससे लिया गया है। एआरडीएस मतलब रेस्पिरेटरी फेलियर में हमारा फेफड़ा चला गया, तो ये एक नॉर्मल दिखाया है, और ये एआरडीएस वाला पार्ट दिखाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि वेरियस कीमोकाइन साइटोकाइंस रिलीज हुए हैं, जिसके कारण जो नॉर्मल एल्वेलाई के जो सेल्स होते हैं वो डाई कर गए हैं, वो सब ऑफ कर गए हैं, और ये सिक्रेशंस हार्मफुल केमिकल्स का रिलीज कर रहे हैं जो कि हमारे फेफड़े को खराब करेगा। एआरडीएस को माइल्ड मॉडरेट सीवियर में क्लासिफाई किया गया है। सीवियर मतलब FaO2 upon FiO2 less than 100 with PEEP more than equal to 5 सेंटीमीटर वाटर। तो ये बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है सीवियर एआरडीएस में लैंड अप करना। तो कोविड-19 पेशेंट को सेप्सिस और सेप्टिक शॉक में कैसे मैनेज करेंगे, हम आगे ये बताने जा रहे हैं। ये एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था जिसमें बताया गया था मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकली इल अडल्ट विद कोविड-19, जो कि 20 मार्च 2020 में पब्लिश किया गया था, जिसका कि नाम था सर्वाइविंग सेप्सिस कैंपेन, जो कि 20 मार्च 2019 में पब्लिश किया गया था। इसमें कम से कम 34 इंटरनेशनल एक्सपर्ट लोग इन्वॉल्व थे और 14 कंट्रीज ने पार्ट लिया था इस स्टडी में। वेजो एक्टिव एजेंट, आपको अगर पेशेंट का शॉक में है, बीपी नहीं है, तो आप क्या वेजो एक्टिव एजेंट यूज करेंगे? नॉर इपिनेफ्रिन जो है दैट इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ वेजो एक्टिव एजेंट। तो नॉर इपिनेफ्रिन को आपको पहले प्रेफर करना है। मीन आर्टीरियल प्रेशर आपको 60 to 65 mm ऑफ एचजी तक रखना है। अगर नॉर इपिनेफ्रिन अवेलेबल ना हो, प्रेजेंट ना हो, तो आप इपिनेफ्रिन यूज कर सकते हैं, बट डोपामीन का कोई रोल नहीं है। तो पहला आपका चॉइस होगा नॉर इपिनेफ्रिन, सेकंड चॉइस होगा आपका इपिनेफ्रिन। रिफ्रैक्टिव शॉक अगर है पेशेंट को तो आप लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज कर सकते हैं। इंट्रावीनस हाइड्रोक्सीक्लोर
हाइड्रोकॉर्टिसोन 200 mg पर डे एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इधर इंटरमीडिएट डोज या फिर इन्फ्यूजन से। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मतलब रोल अब है रिफ्रैक्टिव शॉक में, यू कैन गिव। फ्लूइड मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्लूइड कैसे दें। फ्लूइड को आपको एक कंजर्वेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट करना है, ना कि लिबरल फ्लूइड मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्लूइड ज्यादा देंगे, इडिमा होएगा, ऑर्गन डिस्फंक्शन होएगा, उसके अलग से एडवर्स आउटकम होंगे। अगर आप कम देंगे तो ऑर्गन डिस्फंक्शन होएगा, हाइपोपर्फ्यूजन होएगा। तो इसीलिए आपको फ्लूइड आराम से देना है, धीरे धीरे देना है, एकदम विगोरसली लिबरल फ्लूइड नहीं देना है। ये एक चार्ट है जिसमें कि पूरा बताया गया है कि सबसे सेप्टिक शॉक में पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे। एंटीबायोटिक का रोल, यस, अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन करना है एंटीबायोटिक का, इट हैज अ पॉजिटिव रोल। वेसोप्रेसर, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड वेसोप्रेसिन आर द प्रीफर्ड चॉइसेस। इसको भी आपको तुरंत स्टार्ट करना है पेशेंट को। डोपामीन और फेनाइलेफ्रिन का एज सच कोई रोल नहीं है। एटर्नल फीडिंग को प्रमोट करना है रेदर देन द पैरेंटल फीडिंग। इंसुलिन थेरेपी का यस रोल है। लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन का आपको यूज करना है, यूरिन कैथेटराइज करना है। मॉलिक्यूलर टारगेटेड थेरेपी पे क्वेश्चन मार्क है। डीप सिडेशन का कोई रोल नहीं है। गोल ओरिएंटेड थेरेपी का कोई रोल नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड पे आते हैं, हैंड वॉश। हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कोरोना वायरस के लिए। कोरोना वायरस का आपको हैंड वॉश के जो है वो आपको एक सोप और रनिंग वाटर आप इज अ प्रेफर्ड वन। ये पहला जो चॉइस है दैट इज अ सोप एंड रनिंग वाटर। तो अगर आपके हाथ गंदे हैं तो आप इसका उपयोग करें। अगर आपको दिखते हैं हाथ आपके साफ हैं तो फिर आप अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज सोप एंड वाटर इज प्रेफर्ड वन। तो ये स्टेप्स हैं हैंड वॉश करने के, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये स्टेप्स फॉलो करना है आपको। हाथों को गीला करिए पानी से, फिर हल्का सोप लीजिए, हाथों तो दोनों पाम को रब करिए, फिंगर्स थंब को रब करिए, इन बिटवीन रब करिए, नेल को पाम पे रब करिए, बैक पे रब करिए, चलते हुए पानी पे उसको हाथ धोइए, रिजन करिए एंड फिर उसको ड्राई करिए। उसके बाद टैप क्लोज करिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने जो भी ये पूरा पढ़ा देखा, मेरे साथ रहें, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई प्रोफाइलैक्सिस नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग जो कि हमारे रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर ने आपको बताया हुआ है कि दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्सिस एंड द सॉल्यूशन वी हैव। इसके लिए अभी हम लॉकडाउन में भी हैं, हम सब अराउंड सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन में चल रहे हैं। तो ये एक्चुअली ये बहुत ही एक सीरियस बीमारी है, क्योंकि 2 दिन के अंदर पेशेंट शॉक सेप्सिस आईसीयू में लैंड अप कर सकता है और फर्दर 2 दिन के अंदर यू कैन लूज द पेशेंट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें, हमारे रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर की बात माने, जो हमारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं, जो हमारे मेडिकल फैसिलिटी बोल रही है, उनकी बात आप समझें, उनकी बात को माने और फॉलो करें। और ये सारा जो भी मैंने बताया है, ये सारा एक ही इम्पॉर्टेंट है इसका अगर कंक्लूजन मैं निकालूं, स्टे होम, स्टे लाइव, हेल्प स्टॉप कोरोना वायरस। घर पे रहिए, डिस्टेंस रखिए, हैंड वॉश करिए, माउथ को कवर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए, अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। और इस कोरोना वाले जंग में हम सब मिलके इससे लड़ेंगे एंड वी होप कि ये जल्दी से इस हम महामारी से बाहर निकल पाए और वी कैन गेट द सक्सेस। सो इन सब के साथ मैं अपना ये जो मेरा जो वीडियो था मैं इसको बंद करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव योर कमेंट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए, और भी जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कोरोना के रिलेटेड मैं अपडेट करूंगी। थैंक यू सो मच।